नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम हैं मधुबनी परिसदन में, जहां हमारे साथ हैं देश के प्रख्यात समाजवादी नेता, कई बार सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री, विधायक, विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए सर्वश्रेष्ठ सांसद, पद्म विभूषण से नवाजे गए बाबू हुकुमदेव नारायण यादव, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और देश के कोने कोने में लोग इन्हें जानता है। प्रखर वक्ता है, हर विषय की जानकारी रखते हैं, बेबाक बोलने वाले नेता हैं। आइए उनसे करते हैं हम कुछ खास बातचीत। सबसे पहले सर, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। सर, अभी अभी जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम घटी है और एनडीए को छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना लिए हैं, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है? देखिए श्याम बाबू, आप पुराने पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में लंबे समय का अनुभव है आपको। तो हमारे देश के अंदर आज़ादी के समय से जो संघर्ष चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, चाहे उसमें जितने भी थे अलग अलग लड़ने वाले बहुत लोग थे, लाखों लोग थे, लेकिन वो सभी उस समय चूंकि नेतृत्व महात्मा गांधी का था, तो आचार में, व्यवहार में वो लोग सब गांधी जी को अनुकरण करते थे। विचार में भेद अलग हो जाता था, सुभाष जी में भी, सुभाष बाबू में, गांधी जी में, ये होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन जिसको कहते हैं आचार और व्यवहार, उस समय सादगी, संयम, अनुशासन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। आज़ादी के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए लोग रहे, उसका प्रभाव कुछ दिन तक रहा। क्योंकि समाजवादी आंदोलन में भी लोहिया और जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव जितने थे, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। लगभग ये लोग भी नेहरू जी और पटेल जी के समकक्षी ही थे। इसलिए समाजवादी आंदोलन में भी जो लोग थे बिहार के अंदर, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और बड़े ही क्रांतिकारी थे। देवनारायण गुरमेता थे, बाबू सुभाष नारायण सिंह थे। ये लोग जिसको कहिए राजनीति के परम वीर चक्र के सम्मान पर प्राप्त करने वाले लोग थे। लेकिन जो गैर कांग्रेस पार्टी 1967 में जो चला, डॉक्टर लोहिया दीनदयाल उपाध्याय जी इसके सूत्रधार थे कि कांग्रेस अकेले नहीं हट सकती है, इसलिए सभी छोटे दलों को मिल के, वो उस समय थ्योरी ये थी, लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल। जो कमजोर दुश्मन है और एक ताकतवर दुश्मन है, तो ताकतवर दुश्मन को मारने के लिए तात्कालिक तौर पर कमजोर दुश्मन से हम समझौता कर लें, फिर ताकतवर दुश्मन से लड़ते रहेंगे। तो डॉक्टर लोहिया ने दर्शन दिया था, जिसको कहते थे ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल। तो सभी राजनीतिक दलों का, गैर कांग्रेसी दलों का संबंध बना। 1967 में सरकार बनी। उस सरकार में जनसंघ भी था, कम्युनिस्ट भी था, समाजवादी दल थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थे, कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी भी थी, सब थे, लड़े है। उस गैर कांग्रेस बाद के बाद 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार गई, लोगों में विश्वास पैदा हुआ। लेकिन उसके जो सूत्रधार थे लोहिया और दीनदयाल जी, 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी मर गए और फरवरी में जाकर 68 में दीनदयाल जी की हत्या कर दी गई। तो ये बिना सेनापति का बन गया। ये जनसंघ की अपनी धारा थी, तो उस धारा से तो दीनदयाल जी गए, तो और लोग थे, उनके अपने नीति सिद्धांत पर चले, लेकिन समाजवादी नेतृत्व विहीन हो गए। पूर्ण बिहार में प्रभाव नहीं है और बिहार के संपूर्ण समाज पर प्रभाव नहीं है। तो न संपूर्ण भूगोल के हिसाब से प्रभाव है और न समाज के हिसाब से संपूर्ण प्रभाव है। तो उनका केवल है तात्कालिक स्वार्थ, तात्कालिक, क्या हमको यहाँ से लेकर के असकरी तक जाना है तो श्याम बाबू के साथ, चाहे जो कोई भी हो, उस गाड़ी में बैठ जाए। अब उस गाड़ी में कोई हो, इससे मतलब नहीं है, उसमें कोई हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, चाहे वो कोई हो, देश विरोधी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको सकड़ी तक जाना है।
और उसके बाद देखेंगे। एक है जिसको यहाँ से चलते हुए दिल्ली तक जाके और वहीं तक नहीं रुके, बल्कि उसको जब तक इस देश की मिट्टी है और जब तक ये भारत भूमि है तब तक उनकी यात्रा है। जब से भारत भूमि है तब से यात्रा प्रारंभ है, और जब तक ये भारत भूमि रहेगी तब तक उनकी यात्रा चलेगी, निरंतरता है। तो उनकी यात्रा लंबी है तो उनकी दृष्टि भी लंबी है, क्योंकि वो भारत को देखते हैं तो भारत की समाज संस्कृति, सामाजिकता, संस्कृति, भूगोल, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, लोक आचार, लोक विचार, लोक व्यवहार, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे, लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक संस्कार, तब लोकतंत्र, और लोकलाज के साथ लोकतंत्र। तो फर्क है। एक का संकीर्ण स्वार्थ है थोड़ा सा, और फिर उसमें उनको उग्र जातवाद है। तो जब उग्र जातवाद होगा तो उग्र संप्रदायवाद होगा, और जब ये उग्र संप्रदायवाद हो जाएगा तो उसमें उग्र राष्ट्रीय विरोधी भी सम्मिलित हो जाएंगे। उनका है तात्कालिक स्वार्थ। तो ये जो भारत के अंदर जो अभी ये जिसको कहिए कि द्वंद्व है, और जिसको कहिए कि महाभारत, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत अभी महाभारत के द्वापर के युग में है। क्यों? तो गांधी का संघर्ष था वो ब्रिटिश सत्ता से, तो वो कहते थे वो राम रावण का संघर्ष था, रावण परदेशी राम देशी। तो गांधी का था राम राज्य वाला संघर्ष, और अभी का हमारा संघर्ष है महाभारत का, कि देशी सत्ता और देशी खिलाफ युद्ध में। तो अभी हमारा जो युद्ध है वह देश के लोगों के बीच में है। एक है जो संपूर्ण रूप से है कि राष्ट्रम शरणम गच्छामि, तो उनका है राष्ट्रम, मंत्र है उनका राष्ट्रम शरणम गच्छामि, कि इस राष्ट्र के लिए हम अपना संपूर्ण अर्पित कर देंगे, प्राण अर्पित कर देंगे, संपूर्ण अर्पित कर देंगे, लेकिन इस राष्ट्र के साथ एकता, अखंडता, शान, सम्मान, स्वाभिमान को हम कभी झुकने नहीं देंगे। और दूसरा है कि हमको अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। तो इसी में मान सिंह भी थे, इसी में जयचंद भी थे, इसमें मिर्जाफर भी थे, इसमें और भी थे। तो दोनों धारा भारत में है ना, तो ये दोनों धारा चलती है। तो अभी बिहार में जो परिवर्तन है, नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार के नेता थोड़े हैं, संपूर्ण बिहार के नेता थोड़े हैं। उनका कितना एमएलए है? 43 को एमएलए है। तो ये 225 में 43 को एमएलए कितना हिस्सा हुआ? तो न संपूर्ण बिहार के हैं, न संपूर्ण समाज के हैं, किस चीज के नेता हैं? तो नेता एक ही है कि रोटी के बंटवारा में कि बिल क्या कहते, बंदर के रोटी के बंटवारा में क्या कहते, बिल्ली को पंच बनाया तो इधर की रोटी तोड़ के खा ले, उधर की रोटी तोड़ के खा ले। तो नीतीश कुमार अभी बीच में इसलिए कि भाजपा आरजेडी को रोकना चाहती थी, उनका तात्कालिक है, या आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है। तो भाजपा का है आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हम रोके, तो वो तात्कालिक हित में नीतीश से समझौता करते थे। नीतीश का हित है कि चाहे भाजपा हो कि आरजेडी हो कि कांग्रेस हो कि कोई हो कि मुस्लिम लीग हो कि दुनिया हो, कोई हो, इससे हमको क्या लेना देना है। हमको कोई आदमी नेता मानते रहे, जय जयकार करते रहे, उसी के साथ जब जैसा तब तैसा, नहीं तो नीतीश कुमार कैसा, ये तो प्रमाणित हो गया। अब बिहार के लोगों को सोचना है। लोग कहेंगे आप क्या कहेंगे? मैं कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, अभी नहीं हूँ, मैं पदाधिकारी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं समाजवादी था, रहा जीवन भर, लोहिया का शिष्य रहा मैं। अब भाजपा में रहकर भी मैं लोहिया की वाणी बोलते रहा, उसमें कोई रुका नहीं। और भाजपा के नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मैं डॉक्टर लोहिया की नीति को भाजपा के मन से बोलते रहा, लेकिन हमको अटल जी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी हो, अब नीतीश, ये अमित शाह हो, सभी हंसते हुए मुझे मेरी बात को स्वीकार करते हैं प्रसन्नता के साथ। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जो बोलता था, भारतीय जनता पार्टी उसी अनुसार देश के अंदर में करना चाहती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन उनके करने का तरीका अपना अलग अलग है ना। ये काम को हम अपने ढंग से करेंगे श्याम बाबू, और आप अपने ढंग से करिएगा, आए लड़की अपने ढंग से करेगी। काम करने के तरीका अलग हो सकते हैं,
लेकिन काम करने का फल एक ही होना चाहिए, लक्ष्य। ये तो अब सोचेगा कौन? बिहार के लोगों को न सोचना है। नहीं सर, ऐसा है कि जो जैसे ये गठबंधन हुआ है, महागठबंधन का 7 दलों का गठबंधन है, तो अगर आप तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, तो ये गठबंधन अगर 2024 तक बरकरार रह गया तो क्या लगता नहीं है भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, खासकर बिहार में? देखिए, भाजपा तो चुनौती को स्वीकार करके चली है ना। हम लोग तो उस राह के राही हैं जो ये आपातकाल में जब जेल में बंद थे उस तब, और वैसे भी हम लोग रास्ते पर अपनी मस्ती में गाते थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। तो हम तो उस धुन के हैं ना, हमको जिससे लड़ना पड़ेगा, कोई हर्जा नहीं। महाभारत के युद्ध में सब तो एक ही वंश के थे ना, थे ना, एक वंश के। कल कृष्ण की लड़ाई जन्म से ही, कृष्ण की लड़ाई किससे है? कंस से, अपने मामा से, पराया से नहीं है, अपने से है, मामा से। और आगे जब बढ़ता है तो कृष्ण पांडव का और कौरव का दोनों का संबंधी है, यदुवंशी दोनों का संबंधी है, तो कृष्ण दोनों के संबंधी हैं। लेकिन कृष्ण खड़े हो जाते हैं पांडव के पक्ष में, दुर्योधन की खिलाफ। क्यों खड़े होते हैं? पहले अपने मामा का वध करता है सार्वजनिक रूप से, फिर युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में अपने ही मौसेरा भाई उच्छृंखल, उन्मादी, असभ्य शिशुपाल का भरी सभा में वध करते हैं अपना भाई। और तब महाभारत के युद्ध में जाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। तो पहले अपने परिवार में अपना जिसको कहते हैं, पहले अपने अधर्मी, अन्यायी, राष्ट्र विरोधी, अत्याचारी का वध करता है, तब महाभारत के युद्ध में जाके कहता है कि मैं हूँ, मैं निर्मम हूँ। निर्मम होने का मतलब कि हमारा एक लक्ष्य है राष्ट्र धर्म की रक्षा, राष्ट्र धर्म की रक्षा। और राष्ट्र धर्म की रक्षा में बहुत बड़ी चीज़ है, व्यापकता में। राष्ट्र धर्म में व्यक्ति धर्म है, परिवार धर्म है, समाज धर्म है, राष्ट्र धर्म है, तब उसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति है, सभ्यता है, सभी संपूर्ण राष्ट्र का एकात्म बोध जिसको दीनदयाल जी कहते थे, संपूर्ण राष्ट्र को न दिखेंगे कि हम केवल अपने परिवार को देखेंगे, हम अपने केवल जात के अंदर भी लिमिट को, जितने जातवादी हैं। अच्छा साहब, आप ये बताइए, लालू प्रसाद बड़े प्रतापी यादव नेता यहाँ लोग करता था, लेकिन लालू यादव जिस सरकार में मंत्री थे, साथ रहे दिल्ली में, उस कांग्रेस पार्टी के शासन में कई वो यादव को मंत्री बनवाए, अपने अलावे बनी हुई तो एक बार राव इंद्रजीत राजमंत्री थे, वो भी राजमंत्री एक अकेला, फिर वो हटे तो मध्य प्रदेश का सुभाष यादव था का बेटा, उस एक थोड़े दिन के लिए राजमंत्री बना, हट गया, एक भी यादव नहीं था। उस कांग्रेस के राज में जिसको लालू यादव समर्थन कर रहे थे, श्रीमान मुलायम यादव समर्थन कर रहे थे, यादव हितैषी कहते थे, उस कांग्रेस के मंत्रिमंडल में 10 वर्ष तक एक राज्य रहा, 5 साल एक राज्य मंत्री, केवल 2 साल 2.5 साल तक रहा सुभाष यादव का बेटा मध्य प्रदेश का, उसके बाद तो रहा ही नहीं। आज मोदी के मंत्रिमंडल में 4 यादव हैं मिनिस्टर, 3 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री। तो अब लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, यादव समाज के जो नए नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ना प्रश्न पूछना है। हम मोदी से क्या प्रश्न पूछें कि यादव के लिए क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे बड़ी कमेटी, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुधा यादव महिला है, मेंबर बनी है कल ही। और जो चुनाव संचालन समिति है उसमें भूपेंद्र यादव है और सुधा यादव भी है, 2 है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय चरित्र को देखते हैं
हम ही नहीं देखते हैं कि अपन बिया भेल जय कमला कि हुकुमदेव यादव बन गए तो सब यादव हो गए, लालू यादव हो गए तो सब यादव हो गया। ये कोई क्या कहते हैं भगवान की पूजा है। मुलायम यादव हो गए, अखिलेश हो गया ना यादव। लेकिन इतने यादव है और देश भर से है। महिला भी है झारखंड से यादव, बिहार से है यादव, हरियाणा से है यादव, भूपेंद्र यादव राजस्थान के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इस पर आप देखिए। दूसरा, हम लोग नारा लगाते थे लोहिया के समय कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़ा माने पिछड़ा पर खाली नहीं, उसमें था दलित, आदिवासी, समग्र पिछड़ा वर्ग, समग्र महिला में फिर अगर पिछड़ा नहीं, संपूर्ण महिला, और मुसलमान में पिछड़ा मुसलमान, जो अभी मोदी ने कहा पसमंदा मुसलमान, जो कांग्रेस के समय में भी चलता था। ये 5 हो गए। इन 5 को मिला के कहते थे डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, ये 5 मिला के पिछड़ा पावे 100 में 60। इन 5 को पिछड़ा मानते थे। दूसरा ये मानते थे कि ऊंची जाति के जो सामान्य वर्ग है, ऊंची जाति जिसको कहिए समान वर्ग, उसमें जो आर्थिक गरीबी है उनको भी प्रश्रय देना, उनको भी उठाने का काम करना, दोनों साथ साथ। अभी मोदी के मंत्रिमंडल ने इस 5 कैटेगरी में से जोड़ के लाइए तो इनको 82% प्रतिनिधित्व है। हम कहते थे डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज इतने इस वर्ग का 82% प्रतिनिधित्व है। जितना महिला है मंत्री, आज तक किसी सरकार में इतनी महिला मंत्री नहीं बनी। जितना अनुसूचित जाति मंत्री है, उतना आज तक आजाद भारत में कभी इतने अनुसूचित जाति के लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं आए। जितने दलित हैं मंत्रिमंडल में या राज्यपाल बने हैं और जगहों पर, उतना आजाद भारत में कभी नहीं आए। जितनी महिला है आजाद भारत में कभी नहीं आए। जितना ओबीसी माने केवल यादव नहीं, यादव, कोयली, कुर्मी, ये नहीं है केवल ओबीसी माने जो अति पिछड़ा है समाज का, कमजोर वो। तो जितना ओबीसी के लोग आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उतना आजाद भारत में कभी नहीं बने, कभी नहीं बने। ये चीज देखने का है ना समग्रता में। 10% सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी आरक्षण दिया ना, 10% सरकार की तरफ से समग्रता में देखिए। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे नीतीश के जात के हो, कि उपेंद्र कुशवाहा के जात के हों, कि तेजस्वी के जात के हों, कि किसी के हों पिछले वर्ग में, उन सब पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल गुरु है, उनसे सब पूछ ले, भूत भविष्य सब पूछ ले, दुनिया का पूछ ले, उससे पूछ करके वो निकाले और विश्लेषण करें। एक रास्ता है कि ये हो करेगा कब, जब उनमें विद्वता होगी तब, विद्या होगी तब, बुद्धिमानी होगा तब। और हमको अगर अपना स्वार्थ है तो उनको न हम पढ़ने देंगे, न विद्यावान होने देंगे, न बुद्धिमान होने देंगे, न उनको तेजस्वी होने देंगे, न उनको तकनीकी का ज्ञान होने देंगे। उनको कहेंगे महामूर्ख बना रहे और मेरा अंधभक्त बना रहे। और हमको अगर इस राष्ट्र को बनाना है तो हमको उनको बुद्धिमान, विद्यावान, ज्ञानवान, प्रतिभावान, तेजस्वी बनाना पड़ेगा। ये दोनों रास्ते की बात है ना, रास्ते की बात है। और इस पर संपूर्ण समाज को इस दृष्टिकोण से विश्लेषण करना चाहिए। कौन किस जात का है, अब वो जो भारत का चला गया, कौन किस जात का है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, कि पूरा देश महंगाई से, बेरोजगारी से ग्रस्त है। काफ़ी केंद्र सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है लोगों में इन सब विषयों को लेकर। अब उधर लाल किला से प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने का ये कालखंड है। इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचार के संघर्ष में निर्णायक कालखंड में प्रवेश कर गया है। निर्णायक कालखंड का मतलब है कि हम निर्णय लेना है और भ्रष्टाचारी को मजबूर करना है कि वो जितना देश का पैसा रखे हैं सो वापस कर दें। पहला नंबर है कि वो तो अपनी मर्जी से वापस करें, और नहीं वापस करेंगे
तो चाहे इस देश का कितना भी सर्वशक्ति संपन्न अपने को मानता हो, लेकिन उनको पकड़ के और उनके कलेजा पर चढ़ के और उनके सभी इस देश का पैसा जो खाया है सो उससे वसूल कर लिया जाएगा, चाहे जैसे हो, उसके संपत्ति से हो, जैसे हो। तो भ्रष्टाचार को व्यापकता में लीजिए। 1964 में डॉक्टर लोहिया भ्रष्टाचार पर जब लोकसभा में बोले थे, मैं इसलिए डॉक्टर लोहिया का नाम देता हूं कि ये तेजस्वी बोल देता है हम लोग समाजवादी हैं, बोलता है। तो मैं कहता शाम जनरल की इधर भादो अले बाहर तक कह दे बाप रे बाप हम बाहर के न देख ली। तेजस्वी क्या समाजवाद को जानेगा? कब का समाजवादी? कभी लालू कहाँ से समाजवादी? किस समाजवादी आंदोलन में जेल गया? लालू तो जेपी के 74 के आंदोलन का उपज है, नीतीश लालू सबको। समाजवादी आंदोलन जो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, लोहिया के नेतृत्व में जो हम लोग लड़े, संघर्ष करते थे, हर साल जेल जाते थे, लाठी खाते थे, घसीटे जाते थे, उसको हम मानते हैं। तो समाजवाद एक जीवन दर्शन है। तो लोहिया ने लोकसभा में कहा था 64 में भाषण देते हुए भ्रष्टाचार पर, पक्षपात, मनमानी, नियमों की अवहेलना और पैसे का लेन देन, ये चारों ही भ्रष्टाचार है। केवल पैसे का लेन देन नहीं, नियमों के अवहेलना, मनमानी, पक्षपात, नियमों की अवहेलना, मनमानी और लेन देन, ये भ्रष्टाचार, चारों भ्रष्टाचार है। पैसा लिया, अगर श्याम बाबू उपयुक्त नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी श्याम बाबू को हम उस पद पर बैठा देते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है। कोई लेन देन नहीं हुआ लेकिन भ्रष्टाचार है। पक्षपात, मनमानी, नियमों की अवहेलना, 3 चीज हो गए ना इसमें। पक्षपात भी हुआ, नियम का पालन नहीं हुआ, और केवल रुपए का लेन देन नहीं था। मोदी अब भ्रष्टाचार को इस परिधि पर मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन कि ये कहाँ हुआ। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का केस है तो उस केस में मनमानी हुई कि नहीं हुई, पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ, नियमों की अवहेलना हुई या नहीं हुई, और रुपए का लेन देन हुआ या नहीं हुआ। सारे केस में अब ईडी इतनी व्यापकता में ईडी भी देख रहा है, ईडी का जो लॉ है सो इतनी व्यापकता में है। दूसरे तरफ जो लोग कहते हैं कि अब भाजपा में नहीं है कोई, तो हम कहते हैं भाजपा में भी है, लेकिन आपके मुंह से बोलने से होगा। हम जितने लोगों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी अपने से न कर रहा है न सरकार के आदेश से। जितना केस है सब कोर्ट के ऑर्डर से है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कोर्ट का ऑर्डर है। बंगाल में जितना है सब हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करेगा, ईडी जांच करेगा। तो अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी के खिलाफ हो, अडानी को, अंबानी को, सबको, आज दुनिया में जितने हैं पूंजीपति, उद्योगपति, जितना उद्योगपति है वो सारा उद्योगपति बेईमान है राहुल गांधी के नज़र में और इन लोगों की नज़र में। सब मोदी के साथ है। तो अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार है, कोई आदमी तथ्य के साथ कोर्ट में जाइए, कानून का राज है ना, ये मुखेर कानून छा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी कह दिए कि हुकुम दे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार कह के सुनी पर चढ़ा दो। आखिर तेजस्वी बोल दिया तो हो गया। अगर तेजस्वी पर, मीसा भारती पर, लालू प्रसाद यादव पर और उनके परिवार के और लोगों पर केस है, कोर्ट में ना केस है। कोर्ट में किसने केस किया? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता पिटिशनर नहीं है। लालू यादव के चारा घोटाला में केस है, वो केस तो शिवानंद तिवारी ने किया था, लालू के प्रवक्ता है। केस किया शिवानंद तिवारी, और शिवानंद तिवारी ने कहा था कि इस केस में नीतीश कुमार भी है, और नीतीश कुमार के लिए भी एक कोर्ट में, आप लोगों को नहीं मालूम है कौन दफा होता है, उस दफा में एक आदमी ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि नीतीश कुमार भी इसमें पार्टनर है, हमने उनको पैसा दिया था। हो गया। भागलपुर में जो ये बड़ा केस हुआ था,
सृजन घोटाला, तो तेजस्वी यादव तो डंका बजा बजा के कहते थे कि मुख्यमंत्री जी को बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा रहे हैं, सीबीआई बचा रहा है, हमारे चर्चा जो है। तो आप तेजस्वी यादव जब बने हैं, उनके आए हैं, तो तेजस्वी यादव बतावे ना, निकाले फाइल से बतावे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैसे बचाया, का बतावे, सिद्ध करे। जिम्मेदारी उनकी है ना, कहने से तो नहीं होगा। तो इन सब पर केस है, सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, प्रोसेस है। अब प्रोसेस करने के बाद सीबीआई और ईडी अपना जांच पड़ताल करके कोर्ट में अपना दे दिया। अब कोर्ट इनको समन करेगा, जब समन करेगा तब उस समय ईडी खड़ा होकर के कहेगा कि नहीं साहब, अभी हम कोर्ट में आए हैं तो इनको जमानत नहीं दिया जाए, इनको रिमांड पर दिया जाए, हम इनसे पूछताछ करेंगे। तब निर्णायक जो मोदी ने कहा है कि अब कोर्ट के ऑर्डर होगा, और कोर्ट अगर बड़ा से बड़ा आदमी को कहेगा कि हम इनको ईडी और सीबीआई के रिमांड पर देते हैं, तो चाहे वो राहुल गांधी हो कि सोनिया गांधी हो कि हिंदुस्तान का कोई भी ताकतवर आदमी होकर कहेगा कि सीबीआई ईडी को रिमांड पर कोर्ट कहेगा कि इनको हम देते हैं, तो उनको रिमांड पर लेके जेल में देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब ये है, इस युद्ध को फैसला करना है हिंदुस्तान के युवा पर कि सब जात के लोग अपने अपने चोर को बचाओ, तो चोर कहां से पकड़ा जाएगा, या सभी जात के लोग अपने अपने जात के चोर के खिलाफ विद्रोही बनो, वही रास्ता है। एक सवाल सर और, जो शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग मंत्री थे, उनके समय में बहुत अच्छा काम हो रहा था बिहार में, खासकर उद्योग जगत में काफ़ी प्लांट भी लगाए गए, कई प्लांट जो है पाइपलाइन में है, और मतलब बहुत लग रहा था कि बिहार में कुछ हो रहा है, काफ़ी प्रशंसा हो रही थी, काफ़ी लोग आशान्वित थे रोजगार के प्रति, विकास के प्रति। ये जिम्मेदारी आपके मित्र रहे हैं राजकुमार महासेठ, जो पूर्व मंत्री थे, उनके पुत्र समीर महासेठ को दिया गया है। क्या इस जिम्मेदारी को बखूबी शाहनवाज हुसैन की तरह निभा पाएंगे सर? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अभी कुछ नहीं कहेंगे जी, अब समीर महासेठ करेंगे, क्या करते हैं सुन देखेंगे, अनुमान क्यों लगा, अब करना चाहेंगे, मन में समर्पण हो, जोश हो, उत्साह हो, निर्भयता हो, करेंगे। क्योंकि शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने दिया था और केंद्र पार्टी ने उनको आदेश दिया था जी, इसलिए उद्योग मंत्री बनाया। वो तो पार्लियामेंट में मंत्री था, सब कुछ था, नेशनल लीडर था, लेकिन उसको बिहार में देखे कि तुमको जाके ये खड़ा करना है, तो करने लगा था। अब बाकी जो लोग बने हैं उनके काम को देखेंगे तब न बताएंगे। अभी कैसे कहें अच्छा है कि बुरा है? समीर महासेठ भी एमएलसी रहा हुआ है, दूसरा बार एमएलए बना है। अब उनके पिताजी थे, अपनी जगह रहे, अपनी जगह बने, ये अब इनके काम को देखेंगे क्या करते हैं। और सबसे ज्यादा काम मधुबनी में है, तो देखेंगे इस काम को। और जो मधुबनी में है, तो जितने चीनी मिल है और जितने ये सूता फैक्ट्री है कि चमड़ा फैक्ट्री थे कि जो भी है कि अशोक पेपर मिल है, ये सब समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल है और चीनी कारखाने सब हैं, ये सब तो जगन्नाथ मिश्र के समय में दम तोड़ दिए थे। लालू के समय में सब श्मशान घाट चले गए, तब उनका अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। अब वो लोग कहते हैं कि चीनी मिल को चालू करो, तो भाई तुम ही तो उसको खाए, अस्थि पंजर छोड़ गए, अब किसको कहते हो? मैं उन्हीं के समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि भाई किसको कहते हो? खा गए तुम, खस्सी को मार के खा गए, उसकी हड्डी पड़ी हुई है, अब दूसरे को पकड़ के कहते हो कि इसको हड्डी में से खस्सी जिंदा करो, हड्डी में से खस्सी बनाओ, छागर बनाओ। अपने देखिए, हम कोई चीज़ सोचे तो विवेक से सोचे। हम नए सिरे से विकल्प, क्योंकि चीनी का अब एक समय था, अब चीनी के उद्योग का समय नहीं है, उसको ट्रांसफर करना है इथेनॉल में, क्योंकि हमको तेल है उसका हम 90% 80% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, तो उसका विकल्प खोजना है। तो उसके विकल्प में भारत सरकार खोज रही है, सौर ऊर्जा से खोज रही है, बिजली चालित से खोज रही है कि कम से कम तेल खर्चा हो, तेल ईंधन कम से कम तेल खर्चा हो, ऐसे हमको तकनीक को निकालना है।
तो उस तकनीक की वो चला था कि बिहार में संभावना है कि इथेनॉल सबका फैक्ट्री बनेगा, इथेनॉल मक्का से भी बनेगा, इथेनॉल धान से बनाते, इथेनॉल गेहूं से बनाते। हम चले थे कि खेती में जो धान गेहूं का यूएसपी का प्राइस वाला है, जो केवल हमारे साथ देश किसानों को जीतना है, सो उसके हम कोई दूसरा औद्योगिक चीज में इस्तेमाल करें। तो इथेनॉल बनता तो बिहार इथेनॉल पैदा करने में सबसे बड़ा बन जाता। हमारे जो जमीन के अंदर है चुकंदर है, चुकंदर से भी इथेनॉल बनता है, गाजर से भी इथेनॉल बनेगा। तो कई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट है, इथेनॉल बनेगा, उसकी संभावना थी। तो उस ओर शहनाबाद बढ़ा था कि बिहार को इथेनॉल उत्पादन में एक हम दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र बना दें इथेनॉल उत्पादन में। के साथ धोखाबाजी किए नीतीश कुमार या जो कुछ किए, हमारी पार्टी किया, तेजस्वी के साथ किए थे, तो तेजस्वी ने भी नहीं नीतीश के खिलाफ मर जाना। तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए। देखिए, मैं बिहार के लोगों को 1914 में जब मोदी जी बने थे, घोषित हुए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उस समय नीतीश कुमार और भाजपा के ही कुछ नेता उनसे नीतीश से मिल के श्री नरेंद्र मोदी को इसी बिहार के भूमि पर जिस तरह का अपमान किए थे, शायद हिंदुस्तान के राजनीति में जब से ये देश है तब से इस तरह का अपमान और इस तरह की अभद्र व्यवहार किसी ने नहीं किया होगा। जो क्या न किया नीतीश कुमार और भाजपा के ही एक नेता नीतीश कुमार के स्वर में स्वर मिला करके क्या क्या नहीं किया, वाणी में, व्यवहार में क्या क्या नहीं किए। बहुत धन्यवाद सर। ये थे हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्व सांसद, फिर केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता, प्रखर वक्ता। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, बहुत सारी नई जानकारी भी इन्होंने दी है। बहुत विषयों पर इनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन समय कम है और सर भी कहीं बाहर निकलने वाले हैं। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।